हेलो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के 5 मार्क्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसा कि ये आप लोग को इम्पोर्टेंट तौर पर ये दिख रहा है, नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। जैसा कि हम लोग को 2 नंबर के क्वेश्चंस को याद करने में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 5 मार्क्स की क्वेश्चंस की बात आता है तो बहुत ही दिक्कत होने लगता है। हम आप लोग को इस वीडियो में ये जो तीनों क्वेश्चंस है जो कि 5 मार्क्स के हैं, एक प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं और ये बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। इनको बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स पर उतार करके इसका रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम आप लोग को क्वेश्चंस बता देते हैं कौन कौन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वथनांक के उन्नयन क्या है, और इसी से रिलेटेड क्वथनांक के उन्नयन द्वारा इसके मोलर द्रव्यमान की गणना करें। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वही है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और हिमांक के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, ये सब एक ही पर आधारित है ना। और तीसरा क्वेश्चन है, वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोग को ना, जो ये जैसे हेडिंग वाला ऊपर वाला ये 2 नंबर में देता है और नीचे वाला 3 नंबर में ए बी करके देता है ना। हम इन्हीं क्वेश्चनों को हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ना पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, और इसके साथ में है क्वथनांक के उन्नयन द्वारा इसके मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ना आंसर इसका लिखेंगे। क्वथनांक का उन्नयन हेडिंग डाल देंगे, जिसको हम लोग ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये होता क्या है, चलिए हम लोग इसको आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन बोलिए कि जब किसी अवाष्पशील को किसी विलायक में घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इस वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसा आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए ये 2 कंटेनर है। ठीक है, एक में क्या है, शुद्ध विलायक है, और एक में क्या है, विलयन है। समझिएगा, तो इसमें अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है, जैसे मान लीजिए नमक हो गया जो कि उड़ता नहीं है, अवाष्पशील है। चीनी हो गया, ये भी उड़ेगा नहीं, अवाष्पशील। तो ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक जो होता है, ये शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। या फिर आप लोग इसको इस प्रकार से भी आप लोग बोल सकते हैं ना। देखिए, अगर ये परिभाषा नहीं लिखना होगा तो ये परिभाषा नीचे वाला या करके लिख लीजिएगा, या फिर अर्थात करके लिख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी आप लोग इस परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एकदम सिंपल परिभाषा है। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए, हम आप लोग को बता देते हैं कि मान लीजिए विलयन का क्वथनांक हम ले लिए ना टीबी, क्या मान लिए, टीबी, और विलायक का क्वथनांक मान लीजिए टी नॉट बी मान लिए। ठीक है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अब जैसे मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 5। तो यहीं को क्वथनांक का क्या कहलाएगा, उन्नयन कहलाएगा। तो ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए, विलयन के क्वथनांक हम टीबी मान लिए, और विलायक के क्वथनांक हम लोग डेल्टा ई क्या मान लिए, टी नॉट बी मान लिए। इसके अंतर को ही बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखिएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, और टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, तो इसके अंतर को ही हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ करके हम सब लिख दिए, देख लीजिएगा ना, टीबी क्या है, टी नॉट बी क्या है, और टी डेल्टा टीबी क्या है। ठीक है, अब चलिए, जो ये पहला क्वेश्चन के हिसाब से था, ये हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन हम लोग समझ लिए, और क्वथनांक के उन्नयन द्वारा मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखें।
अब देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्वथनांक के उन्नयन द्वारा मोलर द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउल्ट का नियम देते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या होता है समझिए। देखिए, राउल्ट के नियमानुसार होता है कि क्वथनांक का उन्नयन उसके मोलल सांद्रता के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता का मतलब होता है मोलारता, मोललता। ठीक है, मोललता, सॉरी ध्यान रखिएगा ना, मोललता होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीवी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये समानुपाती किसका है, एम यानी मोलल सांद्रता यानी मोललता का। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर समानुपाती चिन्ह को अगर हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू क्या लिखेंगे, एम। यहाँ पर के बी क्या है, एक नियतांक है। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, एम। अब आप लोग जानते हैं कि जो मोललता होता है इसका सूत्र क्या होता है, A1 इंटू 1000 अब बटा में W1 इंटू क्या होता है, A2। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, मोल अपन क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। मान लीजिए इसको A2 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे। A1 इंटू 1000 और W1 इंटू क्या है, A2। A1 है विलय का द्रव्यमान, W1 है विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान और A2 है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मान को ना इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लिखेंगे एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा था, ये जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं। तो ये डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम है। तो एम के जगह पर जैसे ही ये रखाएगा तो ये आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम और डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू A1 इंटू 1000 बटे में W1 इंटू क्या है, A2। तो हमको विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है यानी W1। तो देखिए, तो W1 जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे W1 बराबर केबी बटा में क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी। इंटू में क्या बचेगा, A1 इंटू 1000 बटा में अब क्या बच जाएगा, A2। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, ये क्वथनांक के उन्नयन द्वारा विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान का क्या होता है, सूत्र होता है। और इसी सूत्र पर काफ़ी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसा कि आप लोग ये सारे के सारे चीज़ें आप लोग देखे हैं। ठीक है, कि राउल्ट के नियमानुसार क्वथनांक का उन्नयन उसके मोलर सांद्रता के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एक आणविक द्रव्यमान का सूत्र, जो कि इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कौन क्या क्या है इसको भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से। देखिए, यहाँ पर जो था सूत्र, इसमें W1 को बोलते हैं विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा टीवी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, केबी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। A1 को बोलते हैं विलय का द्रव्यमान और A2 को बोलते हैं विलायक का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हम लोग पूरी तरह से अच्छे से इसको क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिविजन करके इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग देख रहे हैं कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और हिमांक के अवनमन द्वारा विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की क्या करना है, यानी मोलर द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, हिमांक का अवनमन क्या होता है, इसको हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर आप बोलिए कि जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, ठीक उसी के जैसा है, तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाएगा तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। आप लोग इस परिभाषा से बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को ही क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं ना। यानी इसमें जो विलायक का हिमांक हो, शुद्ध विलायक का हिमांक होगा, वो विलयन के हिमांक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इन दोनों के अंतर को ही क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन। जैसे मान लीजिए शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया 10 और इसका हो गया मान लीजिए 4, तो दोनों का अंतर कितना है, 6। तो यही कहलाएगा हिमांक का अवनमन, जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं और बताते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, इन दोनों में से न कोई एक ही परिभाषा लिखिएगा, या तो ये लिखिएगा नहीं तो ये ज़्यादा बेटर है नीचे वाला, इसलिए इसी को लिखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। ये तो ऐसे समझाने के तौर पे हम बताएं हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, T0F। ठीक है, और मान लीजिए विलयन का हिमांक है क्या है, TF। तो अब यहाँ पर देखिए, जो हिमांक का अवनमन होगा क्या होगा, डेल्टा TA बराबर T0F माइनस TF होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक का
अवनमन बोलते हैं। आप लोग इस परिभाषा को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, ये परिभाषा आप लोग छोड़ सकते हैं और नीचे वाले परिभाषा को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बोर्ड के हिसाब से ना, क्योंकि बहुत ही आसान है और छोटा भी है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब समझेंगे हिमांक के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ की मोलर द्रव्यमान की गणना। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हिमांक के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना। ठीक उसी पैटर्न पर है, इसको भी वहीं कर लीजिए। लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार हिमांक का अवनमन उसके मोलर सांद्रता के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक का है रूल राउल्ट के नियम के अनुसार, उसी तरह से इसका भी है। तो हम लोग इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। देखिए डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती हो जाएगा, एम यानी मोलर सांद्रता, और डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू एम। अब हम लोग क्या करेंगे, मोलालता जानते हैं कि ए वन इंटू 1/1000 में डब्ल्यू वन इंटू क्या होता है, ए2 होता है। फिर उसी तरह से करेंगे एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसा कि हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में समझे थे, और ये हम लोग का समीकरण 1 है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसका मान रखिएगा तो देखिए डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू एम होता है, और एम का मान इतना रखिएगा तो क्या होगा, डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू ए वन इंटू 1000 में डब्ल्यू वन इंटू क्या होगा, ए2। अब फिर क्या होगा, डब्ल्यू वन यहाँ जाएगा और टी एफ यहाँ आएगा, तो हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, डब्ल्यू वन बराबर के एफ बटा में डेल्टा टी एफ आई इंटू में ए वन इंटू 1000 में ए2। तो यहीं हम लोग का क्या है, हिमांक के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान की समीकरण, जिसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले थे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन क्या क्या है इसको भी देख लीजिए। देखिए जहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, W1 को क्या लिखते हैं, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, डेल्टा TF को हिमांक का अवनमन, यानी अवनमन का मतलब कमी होता है, और KF को क्या लिखेंगे, मोलल या हिमांक अवनमन स्थिरांक, A1 को विलेय का द्रव्यमान, और A2 को क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम लोग का देखिए जो ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पर आधारित है। दोनों का दोनों जो हम लोग सॉल्यूशंस किए हैं वो एक ही तरह से किए हैं, क्वथनांक का उन्नयन भी, और इसका जो हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाले हैं, और हिमांक का अवनमन भी, और इसका जो हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाले, ये बिल्कुल दोनों सेम है, थोड़ा सा केवल अंतर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा तो दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट रहेगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये करने वाले हैं, वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाष्प दाब समझ लेते हैं ना। वाष्प दाब का अवनमन देखिए, इसको भी दो तरह से आप लोग समझ सकते हैं। पहले समझते हैं, देखिए वाष्प दाब का अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कोई अगर पदार्थ विलायक में मिला देंगे तो ये विलयन बन जाएगा, और विलयन बन जाएगा तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। यानी ऐसा समझिए कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प होता है वह विलयन के वाष्प से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि शुद्ध विलायक में कोई भी मटेरियल नहीं मिला है तो इसलिए इसका वाष्प ज़्यादा होगा, और विलयन में मिला होता है इसलिए उसका वाष्प क्या होगा, कम होगा। तो इस परिभाषा को छोड़ दीजिए, नीचे बहुत ही अच्छा सा परिभाषा, इसको देख लीजिए। ऐसे बोल सकते हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जिसको हम लोग पी नोट से सूचित करते हैं, और विलयन के वाष्प दाब जिसको पी से सूचित करते हैं, के अंतर को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। यानी जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और विलयन का वाष्प दाब है, इसी अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। जैसा कि सूत्र देख रहे हैं, वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, पी नोट माइनस पी, जैसे कि ये हम डिनोट करके आप लोग को बता दिए हैं। जहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। था इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जो कि बोल रहा था कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग से पूछा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए लिखिएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब द्वारा विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब एक बात जानिएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए पी नोट माइनस पी या बटा में क्या होता है, पी नोट। आप लोग को बता देते हैं कि जो ये पी नोट माइनस पी है, ये वाष्प दाब का अवनमन, बटा में जो ये पी नोट है, ये शुद्ध विलायक वाष्प दाब का रेशियो होता है, यानी अनुपात होता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, जिसको RLVP से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद रखिएगा ना। तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, पी नोट माइनस पी बटा में पी नोट। अब इसी पर हम लोग समझेंगे। देखिए राउल्ट का नियम क्या इसमें लगता है कि देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार यह जो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, ये विलय के मोल अंश के क्या होते हैं, बराबर होता है। मोल अंश मतलब
मोल अंश का मतलब होता है मोल प्रभाज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए राउल्ट के क्या है नियमानुसार क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन यानी RLVP विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग वहीं लिखेंगे RLVP बराबर क्या करेंगे x का मतलब क्या हुआ, ये मोल प्रभाज है ना, ये मोलारता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि मोल अंश को हम लोग क्या सूचित करते हैं, x से करते हैं, जिसको हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं ना। अब देखिए ये RLVP क्या होता है, P नॉट माइनस P बटा में P नॉट बराबर मोल प्रभाज विलेय का क्या होगा सूत्र, छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। जो छोटा n है वह विलेय का मोल है और बड़ा n जो है वो विलायक का मोल है, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोग लिखते हैं। और मान लीजिए एक कंडीशंस लग रहा है कि जो बड़ा n छोटा n से बहुत ही क्या है ज़्यादा है, तो जब बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए समुंदर है और ये समुंदर में थोड़ा सा पानी को मिलाएंगे तो क्या वो समुंदर में पानी और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, उसमें कोई असर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये चीज़ें कि देखिए ये जो n है कैपिटल N, इसका मान छोटा n से बहुत ही क्या है ज़्यादा है, इसके वजह से ये जो छोटा n इसमें ऐड किया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमको ऐसे देखने को मिलेगा P नॉट माइनस P बटा में P नॉट और छोटा n बटा में क्या लिखेंगे बड़ा n। ये जो जोड़ा गया है छोटा n इसके अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं लेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे और इसकी जगह पर केवल क्या लिखेंगे कैपिटल N लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिए इसको जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अब देखिए विलेय के मूल को क्या होता है A1 बटा में W1, ठीक है, यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा में क्या होता है आणविक द्रव्यमान, यानी A1 जो है विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान है और W1 है विलेय का आणविक द्रव्यमान है। उसी तरह से ये विलायक के मोल है बड़ा n, तो इसके लिए लिखेंगे ये विलायक का दिया हुआ द्रव्यमान और बटा में विलायक का क्या लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये A1 का मल्टीप्लाई W2 से होगा और W1 का मल्टीप्लाई A2 से होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे A1 इंटू क्या हो जाएगा W2, जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है, और इसमें क्या होगा W1 बटा में A2, W1 इंटू क्या होगा A2। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या किए रेशियो में सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि W1 को यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, और बाकी को क्या लेंगे इधर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इधर आएगा तो P नोट कहाँ जाएगा ऊपर और ये दोनों कहाँ आ जाएगा नीचे। तो हमको एक लाइन में ऐसे देखने को मिलेगा W1 बराबर P नोट बटा में P नोट माइनस P इंटू में A1 इंटू क्या होगा W2 और बटा में क्या बचेगा A2, क्योंकि W1 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान कहिए या फिर मोलर द्रव्यमान कहिए क्या है सूत्र है, जिसको हम लोग को बोला था निकालने के लिए। जहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन क्या क्या है, तो देखिए समझा देते हैं। यहाँ पर W1 विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, P नोट शुद्ध विलाय का वाष्प दाब है, P विलयन का वाष्प दाब है और A1 विलय का द्रव्यमान है, A2 विलायक का द्रव्यमान है, W2 विलायक का मोलर द्रव्यमान है और यहाँ पर देखिए छोटा n और बड़ा n क्या है विलेय और विलायक के मोल है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों क्वेश्चंस 5 मार्क्स के बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से उतार लीजिएगा और उतारने के बाद इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोग का ये पूरी तरह से अच्छे से इस पर पकड़ बनी रहे, ताकि आप लोग को एग्जाम में ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस दे या फिर तीनों में से एक या दो ही दे, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग करिएगा तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस कोई भी लिख लेता है लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चंस को कोई नहीं लिख पाता है। इसलिए इस क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।